तो प्लीज जो बच्चे थोड़े से वो कर रहे हैं, रिलक्टेंट हो रहे हैं पेपर देने में, प्लीज पेपर दीजिए। मुझे मुझे तो नुकसान नहीं है, अब आप लोगों ने फीस दे दी है, मैं आपको क्यों पुश कर रहा हूँ कि पेपर दीजिए पेपर दीजिए। जनरली बात क्या है कि आप लोगों को लगता है कि फुल लेंथ पेपर देने से अगर सिलेक्शन हो जाएगा, तो हाँ हो भी सकता है, देखिए, लेकिन अच्छी रैंक अगर चाहिए तो इंडिविजुअल पेपर पे फोकस कीजिए। आप ये मत समझना कि 31 अगस्त को एग्जाम है और इसी महीने एग्जाम है। हाँ इसी महीने एग्जाम होगा, मान लिया मैंने, इसी महीने एग्जाम है, लेकिन अभी आपके पास 20 से 25 दिन है। लास्ट के 10-15 दिन जो बचेंगे फुल लेंथ उस टाइम लगाए जाते हैं। अभी से फुल लेंथ देने बैठ जाओगे तो फिर माइन्यूट जो चीजें हैं वो आपसे मिस आउट हो जाएंगी और मिस कैलकुलेट हो जाएगा पूरा पेपर। तो जिन लोगों का क्रिमिनल क्रिमिनल वाला पार्ट खत्म हो गया है, जिन लोगों का, आपका हुआ क्रिमिनल खत्म, आईओएस क्या कुछ कुछ बचा है शायद, आईओएस भी हो गया। अच्छा एक एक पेपर जो बचा है, ठीक है, जिसका क्रिमिनल खत्म हो गया है सर, क्रिमिनल का फुल लेंथ पेपर बन चुका है, वो ले लीजिए। एक क्रिमिनल फुल लगाइए जिनका क्रिमिनल खत्म हो गया है। और जिनका बाकी है अभी, जिनका बाकी है, तो प्लीज हर दिन के 2 पेपर देना स्टार्ट कीजिए, हर दिन के 2 पेपर लगाना स्टार्ट कीजिए। देखिए समय जो है वो बहुत स्पीड से निकल रहा है, नुकसान आपका हो ये मैं भी नहीं चाहता। जी देखिए सवाल आया था लास्ट ईयर ना, इस पेपर को जब मैं अपनी कॉपीज कभी वो स्कैन हो गई है, बस शेयर कर दूंगा, मैं खुद की कॉपी शेयर करूंगा आपको। इस जजमेंट में ना ही वॉज जैसे क्या होता है ना, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है आपकी, तो वो टाइटल सबसे पहले जो जजमेंट राइटिंग में जो चीज देखता है वो टाइटल देखता है आपका। आप कितनी भी पुरानी बच्चों की कॉपीज देख लीजिए, सबसे पहले जो टिक मार्क रहेगा वो रहेगा टाइटल पे। टाइटल सही लिखा है नहीं लिखा, कोर्ट का नाम सही लिखा है नहीं लिखा, कोर्ट को सही आइडेंटिफाई किया है नहीं सही किया। आपको पता है कि ये जो ऑफेंस जो ये करने जा रहे हैं, ये जो ऑफेंस बहुत सीवियर नेचर का है, और या तो इसमें सेक्शन 300 इन्वोक होगा या 299 बच्चा अकॉर्डिंगली को भी इन्वोक कर सकता है। अगर तो जनरली 299 हो या 300 हो, ट्रायल हमेशा कोर्ट ऑफ सेशन ही करेगा। लेकिन प्रैक्टिकलिटी में क्या होता है राजस्थान में कि कोर्ट ऑफ सेशन नहीं करता है, अपने एडिशनल सेशन जज ज्यादातर ट्रायल होती है। अगर आप सेशन जज भी लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर नहीं कटेंगे, नंबर कहीं नहीं जाने वाले। मैं आगे की रिगार्डिंग फर्दर बात करता हूँ। देखिए फैक्ट्स कुछ ऐसे थे कि पुलिस स्टेशन कोतवाली अलवर को एक इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड होती है 9 मार्च 1992 को, कि एक ट्रक का नंबर है ये एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो बैरिकेड उसको तोड़ के जा रहा है आगे, और मोटरसाइकिल से भी टकरा दिया है। जब भी इन्फॉर्मेशन मिलती है पुलिस वाले को, तो पुलिस वाले जाते हैं, ऐसा ही राधे मोहन, और राधे मोहन जब जाते हैं वहां पे, तो वो उसको रोकने की ट्राई करते हैं, वो उसको सिग्नल भी करते हैं रुकने का, ठीक है, और वो उनको बोलते भी हैं, वो ब्रेक की जगह और स्पीड बढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसा ही मोहन क्या करते हैं सर, लेफ्ट साइड से ट्रक में चढ़ जाते हैं ऊपर, और चढ़ने के बाद में वो उनको रुकने के लिए कहता है, और फिर बाद में कहते हैं कि भाई या तो उतर जाए फिर जान चली जाएगी आपकी, लेकिन वो नहीं उतरते, ऐसे फिर वो बोर्ड कर लेते हैं इमीडिएटली, वो उसको धक्का देकर उनको गिरा देता है, ठीक है, और इस रिजल्ट में ऐसा ही राधे मोहन की ट्रक से गिरकर मौत हो जाती है। ये केस था। मैंने क्या गलती करी इस केस में, मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने पूरा हर चीज सही से लिखी, लेकिन जब सजा देने की बात आई ना, तो मैंने सिर्फ 7 साल की वो दी थी सजा। कितने साल की? 7 साल। अब ये पब्लिक सर्वेंट है, ऑफेंस सीवियर है, वो मेरी गलती थी, ठीक है ना, मैं आपको कॉपी शेयर करूंगा, जहां पे उसका टिक जा रहा था ना, उसने सिर्फ 7 साल पे से गोला लगाया, एंड ही गिव मी 4 मार्क्स बस। तो कभी कभी आपसे अगर कोई चीज डिमांड कर रही है सिचुएशन, तो प्लीज उसको फुलफिल कीजिए, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हैं, सबसे पहले चार्ज फ्रेमिंग समझते हैं। चार्ज फ्रेमिंग क्या होता है, मैं बिल्कुल बेस से समझा रहा हूँ और कोड समझा रहा हूँ। जनरली क्या होगा कि आप लोगों ने पहले चार्ज फ्रेमिंग किया होगा, लेकिन राजस्थान के हिसाब से चार्ज फ्रेमिंग का कुछ फॉर्मेट देख लीजिए। देखिए जब आप चार्ज फ्रेमिंग करते हैं, एडिशनल सेशन जज सीरियल नंबर सो एंड सो, जो भी अलवर का होगा, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, अलवर, क्योंकि कोतवाली कहाँ लगती है सर, कोतवाली मतलब समझिए पहले आप, कोतवाली का मतलब नहीं पता सब, किसको नहीं पता कोतवाली क्या होता है। कोतवाली मतलब होता है कि अगर कोई सिटी है, सिटी का जो जुरिस्डिक्शन है, उस शहर का जो भी क्राइम होंगे उस शहर के एरिया के अंदर, वो कोतवाली देखती है। और एक होता है सदर। सदर मतलब होता है जो कि ग्रामीण इलाका होता है। हर शहर के 2 इलाके होते हैं, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र।
जो जैसे छोटा शहर है तो वहाँ पे सदर कोतवाली होता है, जैसे आपका जो जिला होगा, छोटा जिला जो होगा वहाँ पे कोतवाली भी होगा और सदर भी होगा। सदर मतलब दोनों होते एक ही जगह पे हैं, ऐसा नहीं कि सदर शहर के बाहर होगा कहीं, दोनों होंगे शहर के अंदर ही, लेकिन सदर का जो मेन काम होता है वो होता है ग्रामीण क्षेत्रों में जो क्राइम हो रहे हैं उसको देखना, ठीक है, जो भी जुडिशन डिसाइड किया है। तो ये कोतवाली का मामला था तो अलवर लिख दिया इसमें अपन ने, ठीक है, एज लिख दी, रेजिडेंट लिख दिया, सिंपल। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने कहीं भी CIS नंबर वगैरह नहीं मेंशन किया है, जो नहीं होता चार्ज फ्रेमिंग में मेंशन। देखिए एग्जाम में टाइम वेस्ट मत करना इन सबके पीछे, CIS नंबर, केस इन्फॉर्मेशन नंबर, FIR नंबर, ये सब मत करना, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये सब मत लिखना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर लिखेंगे तो अल्टीमेटली वो चीज आपको यहाँ पे भी लिखनी है ना। ये इस चीज को भी एक बार ध्यान रखना, ठीक है। अब जनरली क्या हुआ इस पेपर जब मैं इसको सोल्व करा था या फिर मैंने इसको बनाया, अब देखिए एक बार, देखिए सर जब भी आप चार्ज फ्रेमिंग करें तो जो एलिमेंट्स है सेक्शन के उसको हमेशा मेंशन कीजिए। कहीं कहीं पे क्या होता है सर, दो तरह के चार्जेस होते हैं, पर चार्जेस दो तरह के होते हैं। अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे ना चार्ज की, आप चार्ज की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, जो आरोप की जो परिभाषा दी हुई है CRPC के अंदर, उसमें साफ लिखा हुआ है बात कि चार्ज क्या होता है सर, जिसमें एक हेड होगा या फिर मोर देन वन हेड होगा, ठीक है। जहां पे भी वन हेड है वहां पे ऐसे फर्स्टली सेकेंडली करके नहीं लिखा जाता, पहली बात ये याद रखिए। जैसे मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, या आपके दोस्त रास्ते से जा रहे हैं, या फिर आप अकेले जा रहे हो रास्ते में कहीं, ठीक है। आपने क्या किया सर, जो भी वेपन था आपके हाथ में, तलवार थी, तलवार आप हवा में ऐसे हिला रहे हो, ठीक है, और लोगों में खौफ पैदा कर रहे हो। तुमने सिर्फ एक ऑफेंस किया है, या तो 336 मान लो, ठीक है, पब्लिक सेफ्टी को आपने जो इंश्योर नहीं किया, 336 मान लो, तो उसका चार्ज कैसे फ्रेम होगा? वो चार्ज की जो लैंग्वेज है सर, वो 336 के जो एलिमेंट्स हैं आपको वो मेंशन करना है। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने जो 279 को मेंशन किया, जैसे हमने यहाँ पे 279 लिखा, जो भी पॉइंट्स हमने लिखे हैं वो सारे के सारे, जैसे इन rashful and negligent manner and endangering human life and personal safety of others thereby committed an offense under section 270। ये जो लाइन है ना सर, ये डायरेक्ट में जो ये ऑफेंस है, इस ऑफेंस को जो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है एलिमेंट, उसकी लाइन से। चार्ज फ्रेमिंग जब भी करेंगे आप, अगर सिंगल हेड में होगा तो फिर ये फर्स्टली सेकेंडली नहीं आएगा, सिंपल एक हेड में आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप गाड़ी में दो दोस्त बैठे थे, सुनिए बात, अब गाड़ी में दो दोस्त बैठे हो, एक दोस्त गाड़ी चला रहा है, एक दोस्त पीछे से तलवार को घुमा रहा है, तो फिर क्या लग जाएगा सर, रीड विद सेक्शन 34। क्या लग जाएगा? रीड विद सेक्शन 34। जब भी रीड विद सेक्शन 34 भी अगर आप करेंगे, 34 के साथ भी आप सपठित करेंगे उसे, तो भी एक ही चार्ज बनेगा, क्योंकि 34 खुद में स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं है। बात समझ में आई? तो वन हेड और टू हेड क्या होते हैं, जहां पे भी एक से ज्यादा ऑफेंसेस बन रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसमें 188 भी बन रहा है, अगर इसमें जाओगे आप तो मिसचिफ भी बन रहा है, बहुत सारी, क्योंकि आपने उसकी बाइक का क्या कर दिया, नुकसान कर दिया। लेकिन सर एक बात और ध्यान रखना, एग्जाम में उतने ही चार्ज फ्रेम कीजिए जिनको उनको आप जस्टिफाई कर पाए, एक तो टाइम ही ना बचे आपके पास, ठीक है सर। ऐसे अगर आप दिमाग लगाने बैठ जाओगे तो एक तो दिमाग लगाओगे उसका 5 मिनट लग जाएगा तुम्हारा, और ये फॉर्मेट बनाने में 5 मिनट लग जाएगा, और 5 से 7 मिनट तुम लिखने में लोगे। अगर एक जजमेंट में विद चार्ज फ्रेमिंग अगर आप 20 मिनट के ऊपर जा रहे हो तो पेपर छूटेगा। ये बात निश्चित तौर पे आप याद रखिए, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। 2 बार रीड करना है जजमेंट को, 2 बार रीड करना है, अप्रेजल ऑफ एविडेंस भी उसी टाइम करना है। जजमेंट को कितनी बार रीड करना है? 2 बार। 2 बार से ज्यादा रीड नहीं होना चाहिए। चलो 2 बार रीड करो, बताओ अब मुझे। चलिए 2 बार रीड करना है, और अप्रेजल भी इसी में करेंगे। अप्रेजल का मतलब होता है कि आप जो साक्ष्य क्या क्या चीजें लिखोगे जब जजमेंट बनाओगे उस टाइम पे, एक बार आपको रीड करना है चार्ज फ्रेमिंग के लिए, और दूसरी बार रीड करना है जजमेंट राइटिंग के लिए। 2 बार ज्यादा रीड नहीं करना, लेकिन 2 बार ही बहुत अच्छे से रीड करना है। आप ऐसे 1-2 मिनट ले सकते हो रीड करने में, क्योंकि वंस यू हैव स्टार्टेड, सबसे पहले आपको क्या चीज आइडेंटिफाई करनी है,
जजमेंट लिखो या चार्ज बनाओ। देखिए दो तरह की चीजें आती है। अगर उसने पूछा है आपसे, लिख दिया कि, अगर उन्होंने लिख दिया है साफ साफ कि चार्ज फ्रेम करना है, तो चार्ज फ्रेम ऐसे होगा, ठीक है, उसका फिक्स एक लाइन है। अगर लिखा है जजमेंट तो ये भी करना पड़ेगा। अलग अलग चीजें होंगी और अलग अलग फॉर्मेट बनेंगे इनके। तो तुम्हें पता है कि चार्ज फ्रेमिंग भी टाइम लेने वाला है। आइडेंटिफाई करो ऑफेंस कौन कौन से बन रहे हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है आपको, सबसे पहले कोर्ट का नाम, कि कोर्ट कौन सा लगेगा इसमें, भाई न्यायालय कौन सा होगा, कोर्ट ऑफ सेशन, सीजेएम, कौन सा कोर्ट लग रहा है। सबसे पहले ये देखिए ऑफेंस कौन सा आइडेंटिफाई, फिर सेकंड पे कीजिए ऑफेंस कि और कौन कौन से ऑफेंसेस बन रहे हैं इसके अंदर। मान लीजिए सबसे पहले आपने कोर्ट आइडेंटिफाई कर लिया, और देखिए 2 मिनट की कौन कौन से ऑफेंस बन सकते हैं। ऐसे ऑफेंस देखिए जिसको अगर नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। मान लीजिए 300 ही खा गया मैं, बस सिर्फ 279 ले गया, तो मार्क्स मिलेगा? ये बात आप समझिए। आइडेंटिफाई कीजिए ऑफेंसेस कौन कौन से बन रहे हैं। थर्ड पॉइंट आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें अक्यूज कौन है, आरोपी कौन है, किसको आरोपी बनाना है। और रफली एक चार्जेस लिखिए, रफली एक चार्जेस अपनी जो आप कॉपी मिलेगी ना आपको, लास्ट में एक पॉइंट एक पन्ने पे चार्जेस नोट कीजिए कि कौन कौन से चार्जेस बन रहे हैं। इसलिए आईपीसी टफ इसलिए है क्योंकि उसमें एलिमेंट्स याद करने पड़ते हैं हर चीज के। जैसे एक मुझसे गलती हो गई लिखते वक्त, मैं एक फैक्ट को और साइड कर गया, मुझे मरीला ने बताया, लेकिन ठीक है ना। यहाँ पे जो मैंने लिखा है, यहाँ पे सेक्शन, यहाँ पे 302 आएगा, ठीक है। जनरली क्या होता है, जहाँ पे डेफिनेशन डिफाइन क्या होता है हम उसको नहीं लिखते, 302 लिखना, ठीक है। यहाँ पे जनरली अभी सुबह सुबह बैठ के लिख रहा था इसको मैं, तो जल्दी में हो गया और टाइप भी कर दिया तो उसमें आप माइंड मत करना। तो इसमें 302 आएगा, ठीक है। लेकिन ये एलिमेंट सारे कौन से हैं, 300 का 4, कौन से एलिमेंट है ये? क्योंकि जैसे वो उसको पुश करता है तो ही हैज सफिशिएंट नॉलेज। उसने कहा भी सही, उस फैक्ट्स अगर आप पढ़ेंगे, या तो हट जाए, अभी यहाँ से मार दूंगा धक्का देके, तो ही हैज सफिशिएंट नॉलेज। अगर यहाँ से उसको धक्का दिया तो पीछे वाले रेड टायर में आ जाएगा। अरे भाई ट्रक ऐसे होता है ना, ट्रक, अब ड्राइविंग का स्टीयरिंग इधर है और इस साइड अगर कोई चढ़ के खड़ा हो गया है, उसको आप धक्का दोगे और वो गिरेगा, तो पीछे वाले टायर के नीचे आएगा नहीं आएगा? आप लोगों ने मूवी देखी है मैड मैक्स फ्यूरी रोड, उसमें भी तो ऐसे धक्का देता है उसको ट्रक के नीचे, वही सेम सीन है इसके अंदर भी। जनरल सी बात ये कि आप उस फैक्ट को देखिए, और सारे एलिमेंट्स वही वहां से उठाए अपन ने। डेट यू हैव पुश्ड, ऐसे ही राधा मोहन हियर इन आफ्टर रेफर्ड एज विक्टिम फ्रॉम रनिंग ट्रक ड्यू टू विच विक्टिम डाइड ऑन द स्पॉट। Hereby, you have sufficient knowledge that by pushing the victim from a moving truck will cause his death. The act was so eminently dangerous that it must have all probabilities will cause death or such bodily injury which likely to cause death. ये सारी की सारी लाइन कहां से लिखी हुई है सर? 300 के 4 में, और वही एलिमेंट आपने उठा के रखा है। एक सिंपल सा फॉर्मेट है, लेकिन आप जो भी चार्ज लगा रहे हैं उसका प्लीज अंदर के एलिमेंट्स याद करने हैं। जैसे थेफ्ट है तो थेफ्ट के सारे एलिमेंट्स आपको लिखने, दैट यू हैव डिसऑनेस्ट इंटेंशन, द प्रॉपर्टी इज मूवेबल, वो भी आप जो भी अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स होंगे उस अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स आपको लिखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जाके सीधा डायरेक्ट छाप के आ रहे हो। आपको फैक्ट्स में क्या दिया हुआ है, क्यों उसके ऊपर, क्योंकि देखिए अगर आप इसमें देखेंगे तो हम लिखा हुआ है यू हैव पुश्ड एसआई राधा मोहन, तो आपके फैक्ट्स आपके चार्ज के साथ जस्टिफाई होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आए और सीधा डायरेक्ट लिखने स्टार्ट कर दिया। हमेशा अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। बात समझ में आ रही है? जो वो फैक्ट्स के थ्रू आप करेंगे, ठीक है। एक चीज जो सबसे अलग है, बाकी स्टेट से अलग है, मैंने भी बाकी बहुत सारे स्टेट्स के एग्जाम दिए, मेंस लिखे, जो सबसे अलग चीज है राजस्थान में, वो सुनिए। देखिए जो प्ली ऑफ अक्यूज होता है ना, राजस्थान में क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होता है। बाकी स्टेट में तो ये होता है कि हाँ बस एक लाइन हो जाती है, दैट आई हैव दैट, हाँ ऐसे लिखते हैं, द चार्जेस आर एक्सप्लेन टू द अक्यूज एंड ही प्लीडेड नॉट गिल्टी एंड क्लेम्ड ए ट्रायल, और लाइन यहाँ पे उसका साइन करा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 क्वेश्चन फॉर्म में लिखना, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड चार्ज, हैव यू अंडरस्टूड चार्जेस अगेंस्ट यू?
आर यू प्लीडिंग गिल्टी और वॉन्ट्स ट्रायल ऑन द सेड चार्जेस। तुम चाहो तो उसको क्या, तुम चाहो तो लिख देना इसमें, इसमें लिख देना यस आर यू प्लीडिंग गिल्टी, गिल्टी नॉट प्लीडेड, जो भी तुमको लिखना है, या फिर खाली छोड़ देना, ठीक है ना। ये बहुत मैंडेटरी नहीं है राजस्थान में, ये भी याद रखना, आपकी ऑप्शनल है, लिखना चाहो लिखो, बाकी जज के साइन तो होंगे ही। ये बात समझ में आई। चार्ज फ्रेमिंग प्लीज एक बार जो भेजा है आपको उसको लिखिएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मिला नहीं मिला, भेज दिया मैम ने, हैव यू गॉट इट, आएगा कुछ, हाँ मिल गया ना। तो एक बार हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी उसको अकॉर्डिंगली देख लेना और थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना। जहां पे चार्ज फ्रेमिंग और जजमेंट पूछे वहीं पे सर ये पूरा काम करना है, इसकी प्लीज इनफ प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। अब मैं आता हूं जजमेंट के पॉइंट पे, और जजमेंट कैसे होता है राजस्थान में वो थोड़ा समझते हैं हम लोग। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई सवाल हो तो प्लीज पूछिए मुझे। देखिए अलग अलग है फॉर्मेट है, लेकिन आप सिंपल ये इस वाले को फॉलो कीजिए, इस वाले को फॉलो कीजिए प्लीज। ऑर्डर राइटिंग में तो इन द कोर्ट ऑफ लिखा है मैंने, इस वाले को फॉलो करेंगे ऑर्डर के लिए, मतलब सॉरी जजमेंट के लिए और चार्ज फ्रेमिंग के लिए। अरे मतलब जब आपको ऑर्डर राइटिंग करनी है तो पूरा आएगा इन द कोर्ट ऑफ, ठीक है। जब सिर्फ आपको चार्ज फ्रेमिंग करनी है या फिर आपको जजमेंट देना है सिविल में या क्रिमिनल में, तो ये फॉर्मेट लिखना। अरे समझ में आया। ऑर्डर राइटिंग करेंगे तो वो यहां आएगा इन द कोर्ट ऑफ, लेकिन जब आप जजमेंट राइटिंग करेंगे या फिर चार्ज फ्रेमिंग करेंगे तो इस वाले फॉर्मेट में लिखना। आजकल ये चल रहा है राजस्थान में, चले हाँ दोनों का अलग अलग हेड बनेगा। देखिए राजस्थान में आता नहीं है ऐसा, क्यों नहीं आता मैं आपको बताता हूँ। 10 नंबर के लिए तुम्हारे को पेपर है, अगर तुम इस पेपर अगर उस सवाल को देखोगे ना, और जो सवाल भेजा आया है लास्ट ईयर उसमें देखा जाए तो डिफेंस के पॉइंट्स ही नहीं है। क्या पॉइंट है जी डिफेंस के, डिफेंस की तरफ से एक भी वो नहीं है, आर्गुमेंट ही नहीं, कोई अवर्मेंट ही नहीं है। उसने उसने प्लीड गिल्टी किया नहीं किया, उसने अपने डिफेंस में क्या पॉइंट बोला वो भी नहीं है। तो मतलब हमारे पास में सिर्फ प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है, डिफेंस की तो स्टोरी नहीं है हमारे पास। क्या लिखोगे फिर वहां पे, सर वेयर देयर आर 2 और मोर अक्यूज्ड देन वी हैव टू फ्रेम चार्जेस अगेंस्ट ईच ऑफ देम सेपरेटली। यस चार्जेस सेपरेटली फ्रेम होंगे। फिर देखिए अगर एक से ज्यादा अक्यूज आएंगे नहीं, अगर इन केस आते हैं तो चार्जेस अलग अलग फ्रेम होंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ऐसा होता, वो सो एंड सो फॉर, और यहाँ हो जाता अक्यूज नंबर 2, ठीक है। तो फिर अलग अलग मेथड्स होते हैं, आप चाहो तो डबल डबल हेडिंग्स में लो, या आप चाहो तो कॉमन कॉमन चार्जेस को साथ लिखो, टाइमिंग बचना चाहिए। देखिए राजस्थान में ऐसा नहीं आता। एक और सवाल है उसमें, पेपर है किसी के पास लास्ट ईयर का, देखना आप, नहीं होगा तो मैं एक और चार्ज लिख के भेज दूंगा। अलग अलग मेथड है, कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है। देखिए कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं होता है, मैं इसलिए आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ। जनरली कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है। जैसे मान लीजिए नेम ऑफ अक्यूज सो इन सो, मान लीजिए अगर कॉमन चार्जेस हो रहे हैं तो कॉमन चार्जेस लिख लो, बाद में जिसका कुछ अलग चार्ज, अगर किसी के ऊपर एडिशनल चार्ज लग रहा है तो फिर उसमें यहाँ पे लिख दो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना सेकेंडली ऑन द सेम टाइम सेम प्लेस, तो फिर उसमें यहाँ पे अपन लिख सकते हैं थर्डली ऑन द अक्यूज नंबर वाई। अगर कोई डिफरेंट चार्ज है तो कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है, बहुत से लोग अलग अलग लिखते हैं, बहुत से लोग कॉमन चार्जेस को साथ लिख देते हैं, थर्ड वाले को एडिशनली अलग से लिखते हैं। कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि हाँ यही चार्ज का फॉर्मेट है या यही कुछ है। लेकिन हम जो चीज को फॉलो कर रहे हैं वो राजस्थान में जो लोकल चल रहे हैं,
में उनको फॉलो कर रहे हैं। नहीं, सिंगल पैरा में मत कर देना है। नहीं नहीं, थोड़ा सा देखिए, इतनी भी क्या कंजूसी करनी है, जगह की जगह बहुत है वहां पे। द थिंग इज, हम थोड़ा सा उसको साफ सफाई से तो लिखेंगे, सुथरे तरीके से। ये यहाँ पे दिख रहे हैं बड़े, लेकिन जनरली क्या होता है कि ये तो एलिमेंट्स डायरेक्ट से लिखे हैं। अरे तुमको कौन सा पूरे एलिमेंट्स याद रहेंगे? चल याद भी रहे तो तुम कौन सा एजिटेसिस लिख के आओगे? तो इतना टाइम होता है सर, टाइम की कमी है वहां पे। मैं चाहूँ तो चार चार चार्जेस बना दूं, लेकिन पब्लिक सर्वेंट की बात नहीं मानी। 188 मैं बोलूँ कि मिसचीफ भी किया है और उसका नुकसान भी किया है, लेकिन चार्जेस में बढ़ाता रहूंगा तो उससे नुकसान क्या होगा? मेरे 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 लॉस है ना अल्टीमेटली। मेरा जजमेंट लंबा हो जाएगा, क्योंकि हर एक चार्ज के ऊपर मेरे को क्या करना है, फिर सुनवाई भी करनी है। अरे सर, उसकी हियरिंग भी तो मैं ही करूंगा चार्ज की। हर एक चार्ज की मेरे को सुनवाई भी करनी है, हर एक चार्ज को बताना भी है और जस्टिफाई भी करना है और आर्गुमेंट्स भी लेने हैं। तो आपके लिए काम लंबा ही होता जाएगा अगर आप चार्जेस बढ़ा। मेन जो चार्जेस हैं, तो मेन दिख रहे हैं आपको कि हाँ यार ये 200-400 लग ही लग रहे हैं, उनको लगाओ और खत्म करो। इसमें 2 हेड है। हाँ, वही तो बताया आपको। फिर जहां पे एक हेड होगा, जहां पे सिर्फ एक चार्ज लग रहा है, जब बताया ना मैंने आपको कि 336 वाला है, तो उसमें फिर ये फर्स्टली सेकेंडली नहीं आते। पैराग्राफ भी एक ही होगा जहां सिंगल हेड है। जी जी, थोड़ा सा जाके लिखना है इसको, समझ में नहीं आएगा वरना। मैं आपको कुछ होमवर्क दूं इसके लिए? हाँ, एक चार्ज लिखना है आपको, लिखिए। एक चार्ज लिखना है आपको जिस बात सीआरपीसी का डायरेक्ट है, वो आईपीसी का डायरेक्ट है। आईपीसी सीआरपीसी कुछ भी नहीं है। एक लिखिए 305 का चार्ज, 305 का आईपीसी 305 का चार्ज लिखना है आपको। एक लिखेगा 379 का चार्ज, ठीक है। एक लिखिए 411 का चार्ज, एक लिखिए 390 का, जो मेनली राजस्थान में पूछे जाते हैं। एक 383 का भी लिख लीजिए। इनके कुछ मेरे को सिंपल चार्ज लिख के भेजिएगा, फॉर्मेट एक दो जस्ट आप ट्राई कीजिए फॉर्मेट्स में लिखने का, और चार्ज की प्रैक्टिस कीजिए। चार्ज की प्रैक्टिस का मतलब ये है कि उनके एलिमेंट्स लिखना स्टार्ट कीजिए, और जो लैंग्वेज लिखी है इसको पकड़ के लिखना स्टार्ट कीजिए। जो लैंग्वेज है यहाँ पे, इसको पकड़िए और इसको इसके अकॉर्डिंग लिखना स्टार्ट कीजिए। अरे दूसरे से कॉपी अच्छी दिखानी है, बस कुछ नहीं है। देखिए, चार्ज जजमेंट राइटिंग दूसरों से बेहतर दिखना चाहिए, और तुम दिखा दिया तो तुमको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? मैक्स टू मैक्स इतना ही होता है। 10 नंबर में कितना लिखोगे, जगह भी तो कहाँ है, टाइम भी नहीं है। इस लास्ट ईयर 2 जजमेंट पूछे, दोनों में चार्ज फ्रेमिंग पूछी, दोनों में कन्विक्शन था। अक्विटल आप कर नहीं सकते। अक्विटल कर दिया, अगर आपने उसको दोष मुक्त कर दिया तो 0 नंबर दे देगा आपको। फॉर्मेट के भी नंबर नहीं देते। दे दे एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप कुछ उम्मीद करके मत जाइए कि आपको कुछ नंबर मिलेंगे उसमें। प्राइमा ये केस तो बिल्कुल प्राइमा फेसी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो प्राइमा फेसी के लिए एविडेंस होना चाहिए। कुछ एविडेंस दिया है उसने। चलो अप्रेजल ऑफ एविडेंस करते हैं। तो सर पहली रीडिंग में आपको क्या क्या फाइंड करना है? कोर्ट, ऑफेंसेस कौन कौन से बन रहे हैं, और अक्यूज कौन है। ऐसे 3 चीजें फाइंड कीजिए आप सबसे पहले पहली रीडिंग में। दूसरी रीडिंग में क्या फाइंड करना है वो सुनिए। देखिए, अगर आप एविडेंस पढ़ेंगे तो सेक्शन 14 के कुछ एलिमेंट्स हैं। सेक्शन 14 के कुछ एलिमेंट्स है एविडेंस एक्ट के, वो सारे एलिमेंट्स लगेंगे यहाँ पे। कोई भी फैक्ट जिससे किसी पर्सन की रेस्टफुलनेस, नेग्लिजेंस, इंटेंशन, नॉलेज, हर चीज शो होती है, तो उस चीज वो फैक्ट रिलेवेंट है। सेक्शन 14 ये बोलता है। सेक्शन 14 एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। रेस्टफुल भी है, नेग्लिजेंट भी है, इंटेंशन भी है, नॉलेज भी है। सेक्शन 14 एप्लीकेबल हो रहा है। एक और देखिए, अक्यूज फ्लेड अवे विद द ट्रक, मतलब घटना के बाद वो भाग गया। ये क्या है सर? सब्सिक्वेंट कंडक्ट, सेक्शन 8।
ये सेक्शन 8 सब्सिक्वेंट कंडक्ट, जो भी चीज रिलेवेंट है, हमेशा एक बार याद रखना जजमेंट पढ़ते वक्त, आप एविडेंस का 165 का प्रोवाइजो में से याद रखना कि दो तरह के फैक्ट्स होने चाहिए। एक फैक्ट वो जो कि रिलेवेंट है, जजमेंट दो फैक्ट्स पे लिखा जाता है, एक तो वो जजमेंट जो कि रिलेवेंट है और एक जो ड्यूली प्रूव्ड है कोर्ट के सामने। ड्यूली प्रूव कैसे होंगे अभी मैं आपको जजमेंट का कुछ बेसिक फॉर्मेट बताऊंगा, लेकिन हमको वो फैक्ट्स आइडेंटिफाई करने सेकंड रीडिंग में जो फैक्ट रिलेवेंट है, क्योंकि जब वो भागा तो क्या हो गया सर, सब्सिक्वेंट कंडक्ट। ओकेशन क्या था सर, ओकेशन अवसर क्या था, ये दिस इज ओकेशन, ओकेशन सेक्शन 7। इसका कोज क्या हुआ, इसका कोज हुआ पुलिस को इन्फॉर्मेशन, पुलिस को इन्फॉर्मेशन, उसका कोज क्या हुआ कि भाई ये ट्रक पे चढ़ने की ट्राई करी, ऐसा ही राधा मोहन ने, और इफेक्ट क्या हुआ उसका, उसका इफेक्ट अल्टीमेटली क्या हुआ कि उसको गिरा दिया और ट्रक से एंड ही एक्सपायर्ड ऑन द स्पॉट। दिस इज ओकेशन, कोज एंड इफेक्ट। आप चाहें जितने निकाल लीजिए, लेकिन बेसिक 3-4 ही निकालिए बस, ज्यादा नहीं, हमें टाइम नहीं है इतना सारा। जब आप अप्रेजल ऑफ एविडेंस करेंगे, वो कब करेंगे अभी मैं उसको भी बताता हूँ, लेकिन चार्ज का समझ में आया बेसिक फंडा। चार्ज में दिक्कत, घर जाके लिखिए। सर हर जजमेंट में कन्विक्शन ही करना है क्या, नहीं, हर जजमेंट में कन्विक्शन नहीं करना है। एक बार पता नहीं कौन सा आरचेस था, उसमें एक्विटल भी किया है। एक सेकंड, कुछ मैडम सवाल पूछ, हाँ मैडम बोलिए, लिख दीजिए मैम अभी, ये तो कैसे जो भी है। जनरली बात क्या होती है कि कहीं कभी कभी फैक्ट्स अगर अक्विटल मांग रहे हैं तो अक्विटल भी देना है। बात समझ में आ रही है, एक बार पूछा हुआ है मैम, प्लीज मैसेज में टाइप कर दीजिए। जनरली बात ये है, जनरलिटी में मैं अगर बात बोल रहा हूं तो बात ये है कि अगर जजमेंट क्या पूछ रहा है आपसे वो लिखिए, जाके ऐसा नहीं कि हर केस को कन्विक्ट ही करना है। अगर बेनिफिट ऑफ डाउट देना है तो बेनिफिट ऑफ डाउट अगर आप दे रहे हैं तो रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कीजिए। रीजनिंग वाले पार्ट को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे आपका जजमेंट उतना ही अच्छा होगा। कोई सवाल हो पूछिए जी। अंशुला बताइए क्या सवाल है आपका। मैं थोड़ा सा आपको जजमेंट का सिखाता हूँ फॉर्मेट यहाँ का, प्रॉपर अपना यहाँ का जो चल रहा है। करेंगे करेंगे अभी, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे नहीं होता इतना कुछ। मार्शलिंग का मतलब सिंपल ही होता है कि उसके कंडक्ट से पता लग गया ये हुआ है। डायरेक्ट एप्रिसिएशन होगा, ये सब नहीं देखते अप्रिसिएशन अप्रिसिएशन। आपके क्या लगता है कि आपकी थोड़ी बहुत रीजनिंग देखते हैं और फिर आप लास्ट में देखते हैं कि आपने कन्विक्शन में कितना किया है, सजा कितनी दी है, ये चीज देखते हैं। अरे जब फैक्ट्स में नहीं दिया हुआ तो आप कहां से लाएंगे, कितने फैक्ट सेल्फ रिज्यूम कर लेंगे। सर जजमेंट में भी चार्ज फ्रेम करना है क्या, इफ चार्ज फ्रेमिंग नोट आस्क्ड, नहीं नहीं, राजस्थान में मैं आपको उसी बात पे आ रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ मैं, सुनिएगा। मैडम पूछ रही हैं कि क्या सिर्फ आपसे जजमेंट पूछा है, आपसे चार्ज फ्रेमिंग नहीं पूछा, क्या पूछा है, राइट है जजमेंट, तो फिर चार्ज फ्रेमिंग करना है क्या, नहीं करना, राजस्थान में नहीं होता। मैं आपको राजस्थान में क्या होता है ना, मैं जनरली आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, लिखना स्टार्ट कीजिए आप लोग इसको। चलिए चार्ज फ्रेमिंग का किस्सा हुआ यहाँ खत्म, अब आते हैं अपन जजमेंट पे। सर मार्शलिंग ऑफ फैक्ट्स नहीं करना, नहीं फैक्ट्स होंगे नहीं तो कहां से करेंगे आप, जब दिए ही नहीं है तो कहां से करोगे, जब इतना छोटा सा सवाल ही पूछा जाता है। देखिए एमपी छत्तीसगढ़ में 100 नंबर के पेपर होते हैं, अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है, अपने यहाँ बेसिक पेपर होता है, 10 नंबर के हिसाब से 10 नंबर की चीज पूछ ली उसने। आपका जुडिशियल माइंड 100 नंबर का पेपर आए या 10 नंबर का क्वेश्चन आए, उसी में पता लग जाएगा अगर जुडिशियल माइंड होगा तो। बस ये बात समझिए, पर्पस देखिए एग्जाम का, अगर जुडिशियल माइंड है तो वो 10 नंबर में भी पता लग जाएगा, और नहीं है तो फिर 100 नंबर में भी पता नहीं लगेगा। ये वास्तविकता है। देखिए मैं आपको ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन राजस्थान जुडिशरी का 10 नंबर का पूछने के पीछे की वजह यही है कि आप अपना ये अप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे।
और बेसिक सा प्रिंसिपल है वो, उसकी जगह लो पूछ लेते हैं बाकी चीज में, वरना पेपर 4-4 दिन तक होंगे फिर यूपी टाइप देते रहो, फिर एक दिन जजमेंट का दे रहे हैं, दूसरे सिविल जज का दे रहे हैं, ऐसे तो फिर लंबा पेपर हो जाएगा ना, आप क्या कितना मैनेज करेंगे। चलिए, तो सर थोड़ा सा लिखने का कार्य करेंगे अब, तो लिखने का काम बचा है, देखिए न्यायालय, एडिशनल सेशन जज, एडिशनल को यहाँ पे अतिरिक्त नहीं कहते, क्या कहते हैं हमारे, अपर, अतिरिक्त मत लिख देना, अपर, क्या क्या कहा जाता है राजस्थान में, अपर, अतिरिक्त मत लिखना, अपर बोलते हैं राजस्थान में। क्रम संख्या, हाँ हाँ, अरे लिख दीजिए यार, हाँ लिख सकते हैं, पर पेपर ना, पेपर आपका ऐसा ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा, तो उसमें मुझे लगता है पूरा आ जाएगा। नहीं नहीं, पिछले बार भी ऐसे ही थी, ऐसी तो आती है हमेशा। नहीं नहीं, ठीक है सर, जो बेसिक चीज है वो ये लिख देना। ये लिखना, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, जैसे पीठासीन अधिकारी लिखेंगे प्लीज एक दो लाइन छोड़ देना, पीठासीन अधिकारी को सम्मान देने के लिए, समझ में आई बात, ऐसा नहीं कि इसी के जस्ट नीचे एक वर्ड उसी लाइन में लिख दिया, दो एटलीस्ट 2 से 3 लाइन छोड़ देना, ठीक है, जो भी इनका नाम होगा। अब ये मत कहना कि यहाँ पे एडीजे क्यों नहीं लिखा, या फिर बहुत से लोग ये भी सोचेंगे कि सर यहाँ पे ही आना चाहिए था RHJS, ये आजकल हटा दिया है, ठीक है ना, आजकल के जजमेंट्स में फॉर्मेट में नहीं है ये, जो भी जजमेंट मैंने देखे 5-10 जजमेंट जो भी मैंने रीड किए अभी, RJS लिखा था तो तुम भी RJS लिख देना, ठीक है ना, राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विसेज ये मत लिखना, RHJS मत करना, ठीक है, फिर तो कुछ भी कर लो, लिख दिया तो का मतलब क्या होता है, फिर तो कुछ भी लिखिए फिर तो तुम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लिखिए, हाँ, लिख दिया तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, तो जो मैंने वो करो भाई, बता दिया बस, अतरंगी सवाल पूछ जी सर, सेशन केस नंबर जो भी आएगा अपना 1992 का, ठीक है ना सर। नहीं नहीं, ये अलग है,
TIS नंबर क्या हो जाएगा जब भी 1992? चाहो तो प्रथम सूचना रिपोर्ट या फिर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भी लिख देना। समय जितना हो, तुम्हारे पास समय बहुत है तो बड़े उसको पूरा पूरा लिखो, समय बहुत है तो CS की फुल फॉर्म लिखो, केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम लिखो। समय के ऊपर है सर, पेपर नहीं छूटना चाहिए, बाकी तो तुम्हें जैसे करना है वैसे करो, मैं तो आपको समझा ही सकता हूँ, करना नहीं करना सर आपके ऊपर है। FIR को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या लिख दीजिए। नहीं, जेन्युइन सवाल है दीदी। प्रथम पुलिस स्टेशन, पुलिस थाना, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोतवाली ना, तो कोतवाली अलवर, वहां क्या लिखा हुआ है, कोतवाली, तो आप लोग भी किधर लिख देना, कोतवाली अलवर, ठीक है ना सर। ठीक है, चलिए। स्टेट ऑफ राजस्थान, या सिंपल चाहो तो स्टेट भी लिख सकते हो, या राजस्थान सरकार भी लिख सकते हो, जैसा भी आपको लगे। जी, बनाम, बनाम ए, सन ऑफ वाई, एज, रेजिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट अलवर राजस्थान, ठीक है ना सर, डिस्ट्रिक्ट अलवर राजस्थान, जो भी उसका एड्रेस था, ये लिख दिया। लिख के आप ही लाएंगे इसको, मैं तो बस आपको सारे फैक्ट्स बताऊंगा आज कि लिखना कैसे है, ठीक है ना। राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य भी लिख सकते हैं, स्टेट ऑफ राजस्थान, राजस्थान राज्य भी लिख सकते हैं, लेकिन राजस्थान सरकार लिखा हुआ है, जो जजमेंट मेरे पास है ना उसमें राजस्थान सरकार लिखा हुआ है, तो आप सरकार ही लिख दीजिए। इन छोटी छोटी चीजों से नंबर नहीं करते हैं, राजस्थान राज्य लिखिए, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट लिख दो, लेकिन बेसिकली स्टेट ऑफ राजस्थान ही होता है, लेकिन इन चीजों को नंबर नहीं करते हैं। देखिए इन चीजों के मार्क्स नहीं डिडक्ट होते, ये बहुत ही पिटी चीज है, कहीं कहीं पे तो सिर्फ स्टेट, अगर आप सिर्फ स्टेट ही लिख देंगे तो फिर क्या नंबर काट लेगा क्या, नहीं काटेगा, क्या फर्क पड़ता है इनसे। जो चीज के नंबर मिलते हैं उस चीज पे फोकस कीजिए, ये फॉर्मेट वॉर्मेट के बेसिक चीज है कि हेडिंग सही होनी चाहिए आपकी, है ना सर, हेडिंग सही होनी चाहिए, वो हेडिंग देखता है। मैं आपको बता देता हूँ, मेरी कॉपी में ज्यादा टिको रखे थे ना, मैं भेज दूंगा कॉपी, मेरे को दिक्कत क्या है ना कि स्कैनर करो वो समय नहीं मिल पा रहा इतना ज्यादा मेरे को, क्योंकि लगातार कॉपीज जो है बच्चे लगातार फ्री कॉपीज भेज रहे हैं, कॉपीज लगातार चेक होके पड़ी है, उनको स्कैन जो कि जो था वो काम वो छुट्टी पे गया हुआ है अभी, इस वजह से थोड़ा समय का थोड़ा वो चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे मैनेज। हाँ हाँ, जिस मिनिस्टर का आएगा तो नाम ही चेंज होगा। ठीक है सर, डिस्ट्रिक्ट हो गया खत्म। इसके बाद जो अलग चीज होती है यहाँ पे वो देख लीजिए। ऑफेंस अंडर
ठीक है, इसके नीचे लाइन कर देना जजमेंट लिखने के पहले, ठीक है ना। हिंदी में लिखेंगे, अपराध अंतर्गत धारा 302 होगा, ठीक है ना, धारा 279 और 302 भारतीय दंड संहिता। लिख लो, दिमाग मत लगाओ, दिमाग लगाने वाला वो गेम ओवर हो जाता है आरजेएस में। बस जो लिखा है लिख लो, बस दिमाग लगाओगे तो गेम ओवर हो जाएगा, बता दे रहा हूं मैं। देखिए ज्यादा बुद्धि नहीं लगाई जाती, जो है वो है। देखिए ये सेट फॉर्मेट है, जो जैसा चल रहा है मैं वैसा ही लिखा रहा हूँ। मैं भी अपनी बुद्धि लगा लूँ इसमें तो फिर तो तुम्हारा काम ही हो जाएगा, तुम सबका गेम ओवर हो जाएगा मेरे चक्कर में, जितने भी अपन 25 30 50 लोग हैं। इसलिए मैं भी अपनी बुद्धि नहीं लगा रहा, तो तुम भी मत लगाओ। ठीक है सर, ये हो जाएगा। मैं इसको टाइप करके भी भेजूंगा। हाँ हाँ, वही बताऊंगा। जी ठीक है, डिस्टर्ब मत करो नितिन। उपस्थित या उपस्थिति, जैसे भी आप इसको कहें। लर्नेड एडवोकेट, लर्नेड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फॉर स्टेट ऑफ राजस्थान। विद्वान लोक अभियोजक, वास्ते राज्य। जो भी विद्वान होगा उसका नाम यहाँ आ जाएगा सर, ठीक है ना। आपका जो भी लर्नेड है उसका नाम यहाँ आ जाएगा। लर्नेड मिस्टर एक्स हो गया, मिस्टर वाई हो गया, मिस्टर पी हो गया, ठीक है ना। या विद्वान मान्य श्री, जो भी हो गया, जैसा भी होगा वैसा लिख देना। अपर लोक अभियोजक वास्ते राज्य, ठीक है। और सेकंड में कौन हो जाएगा अपना लर्नेड एडवोकेट, जो भी नाम है, फॉर अक्यूज, ठीक है ना। विद्वान अधिवक्ता, विद्वान अधिवक्ता विद्वान अभिवक्ता अभियुक्त ए, इसके लिए है, ठीक है। अगर एक से ज्यादा अभियुक्त होंगे तो एडवोकेट भी, देखिए हर आदमी अपना अपना एक एडवोकेट रखता है। हर अक्यूज क्या करता है, खुद का एडवोकेट लेके आता है। अगर दूसरा कोई एडवोकेट है तो फिर उसके आगे आ जाएगा विद्वान अधिवक्ता, लर्नेड एडवोकेट फॉर अक्यूज्ड ए बी सी डी, जैसे भी आप चाहें। फॉर अक्यूज्ड आप चाहें तो एक कई सारे सबके केसेस एक ही आदमी लड़ रहा है तो ऐसे भी हो सकता है। मल्टीपल के लिए ये हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको कुछ पैराग्राफ्स बताता हूँ जो जजमेंट में होते हैं, जो यहाँ के होंगे। चलिए
ठीक है, पैराग्राफ नंबर 1 एक इंट्रोडक्टरी पैरा होगा। क्या होगा ये? इंट्रोडक्टरी पैरा होगा, ठीक है ना। इंट्रोडक्टरी पैरा का मतलब होता है कि जो भी चार्जेस उसके अगेंस्ट फ्रेम किए गए हैं, जैसे अगर मैं बोलूं, मैं अगर इस वाले केस में बोलता हूं, इस वाले अगर केस में बोलूं, तो कौन कौन से चार्जेस फ्रेम किए गए अक्यूज के अगेंस्ट, वो मैं उसके रिगार्डिंग में बात कर दूंगा। डेट अक्यूज, डेट सो एंड सो चार्ज इज फ्रेम अगेंस्ट अक्यूज ए फॉर, फिर उनका जो नाम होता है, जो चार्जेस आप फ्रेम कर रहे हैं, जैसे जैसे नेग्लिजेंटली एंड रेस्टफुल ड्राइविंग वाला हो गया, या फिर 300 की जो हेडिंग है, मर्डर वाला जो चार्ज है उसका आपने नाम लिख दिया। तो आप इंट्रोडक्टरी पैरा में जितने भी आपने चार्जेस यहाँ पे फ्रेम किए हैं, आप चार्जेस के बाद रिगार्डिंग लिखेंगे, ठीक है। और जिस जो चार्जेस आपने फ्रेम किए हैं उसके बारे में आप इसके अंदर सब चीजें इसके अंदर मेंशन करोगे। इन पैरा जो है ये सिर्फ चार्जेस के रिगार्डिंग होगा कि क्या क्या आरोप आप उसके ऊपर लगा रहे हैं। समझ में आई बात? जो भी चार्जेस जो भी सेक्शन के अंदर फ्रेम किए, जैसे यहाँ पे अपने 279 और अपने उसका उसके लिए चार्ज लगाए तो वो लिखना है। नंबर तो लिखना ही है, नंबर तो लिखना ही है, नंबर तो लिखना ही है। जनरली एक इंट्रोडक्टरी पे रहा है कि क्या क्या चार्जेस लगाए आपने, भाई अक्यूज कौन कौन है, उसके ऊपर कौन कौन से चार्ज आपने लगाए हैं, और फिर उसका ट्रायल जो आप कर रहे हो, जो इंट्रोडक्टरी पे रहा है, बेसिक पैराग्राफ। एक बार लिखे, आप लोग लिख के दिखाएंगे, मैं तो अभी शाम तक भेज दूंगा आपको, लिखा हुआ है मेरी कॉपी में, थोड़ा टाइप करना पड़ेगा। सेकंड में लिखेंगे मेडिकल रिपोर्ट। देखिए राजस्थान में फिक्स होता है। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो कोई मेडिकल रिपोर्ट ही नहीं है इस केस में, तो इस केस में क्या नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, तो आपको यहाँ पे करना है सर इमेजिनरी फैक्ट्स। आपको फैक्ट्स बनाने पड़ेंगे। क्या क्या बनाने पड़ेंगे? फैक्ट्स को इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो मेडिकल रिपोर्ट है उससे ये बात साफ हुई है कि उसकी जो डेथ हुई है वो पीछे वाले टायर में कुचल के हुई है। समझ में आई बात? मेडिकल रिपोर्ट, देखिए राजस्थान में जो सेकंड पैराग्राफ होता है वो मेडिकल रिपोर्ट का होता है। यहाँ पे जजमेंट में सेकंड पैराग्राफ मेडिकल रिपोर्ट का होता है। तो मेडिकल रिपोर्ट में आप जो भी चार्ज बना रहे हो तो उसमें सिंपल सी मेडिकल रिपोर्ट लिख दीजिए कि हाँ उसको मेडिकल इंजरी हुई है। अगर मान लीजिए अगर वो कोई मरा नहीं है तो हाँ उसको मेडिकल इंजरी हुई है, वी हैव परused द मेडिकल रिपोर्ट फ्रॉम सो एंड सो डॉक्टर। अगर आप चाहो तो उसको PW1 नाम दे दो या कुछ भी नाम दे दो। कुछ इमेजिनरी फैक्ट्स बनाने पड़ेंगे, क्रिएट करने पड़ते हैं। सेकंड पैराग्राफ मेडिकल फैक्ट्स का होता है, मेडिकल रिपोर्ट जो भी आएगी उसका है। थर्ड पैराग्राफ जो होगा वो चार्ज फ्रेमिंग का। आप कह रहे थे ना कि सर सिर्फ जजमेंट ही पूछा तो चार्ज फ्रेम करना ही नहीं करना, वो यहां होता है। लिखिए इस पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में लिखिए प्लीज, मैं आपको थोड़ा सा मैं लिखाता हूं। इस वाले में लिखेंगे, उस वाले में लिखेंगे। लिखेंगे डेट ऑन डेटेड, लिखिए दैट ऑन डेटेड, दैट ऑन डेटेड, जो भी डेट होगी। यहाँ पे कौन सी डेट लिखनी है आपको? सर जिस दिन हमने चार्ज फ्रेम किए थे, अरे सर कौन सी डेट आएगी यहाँ पे? वो डेट लिखनी है यहाँ पे जिस दिन आपने यहाँ चार्ज फ्रेम में यहाँ पे जो डेट डालोगे ना, यहाँ पे वो डेट आएगी। अगर एग्जाम में दिया है कि चार्ज इस डेट को फ्रेम हुए हैं और आपसे सिर्फ जजमेंट लिखवाता है, तो थर्ड पैराग्राफ में यहाँ जो डेट बोलेगा ना आपसे, सर ये चार्ज का मैंने आपको भेजा था अभी, यहाँ पे जो हम डेट लिखते हैं ना चार्ज के बगल में, वो डेट लिखनी होती है। थर्ड लिखिए लाइन, बिल्कुल स्पेसिफिक लाइन लिखूंगा, डेट ऑन डेटेड, जो भी डेट वहां पे लिखी होगी वो डेश छोड़ दीजिए, सो एंड सो द चार्जेस वर हर्ड, द चार्जेस वर हर्ड, द चार्जेस वर हर्ड एंड द अक्यूज्ड ए and the accused A is charged under, and the accused A is charged under 279 and 300 of IPC, 279 and 300 of IPC। आप चाहो तो इंडियन पेनल कोड लिखो, टाइम के ऊपर है आपके पूरे तरह से। ऐसा नहीं हर जगह CR क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लिख रहे हो तो फिर सर समय तो जाएगा ही।
समय बचाओ जितना बचाना है। Accused A is charged under 279-300 of IPC, and the same has been framed, and the same has been framed, and the same has been framed, and read out, and read out, and explained, and explained, and explained, comma, comma, after hearing and understand, after hearing and understand, after hearing and understand the allegation, the allegation, the allegation, the accused denied the allegation, the accused denied the allegation, and sought, and sought, and sought investigation, and sought इन्वेस्टिगेशन। अरे सर जब चार्ज फ्रेम होगा तो अक्यूज तो कहेगा ही ना कि सर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इसमें, और एंड सॉट इन्वेस्टिगेशन। जबकि आप लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, शॉर्ट ट्रायल। ट्रायल में क्या कर लेगा जब इन्वेस्टिगेशन, तो यहाँ पे क्या लिखना है, शॉर्ट इन्वेस्टिगेशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए, लिखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे। दिनांक, जो भी दिनांक होगी ना सर जिस दिन चार्ज हुआ होगा, ठीक है ना, वो डेट छोड़ देना। दिनांक को बहस आरोप सुनी, आरोप सुनी, आरोप सुनी या आरोप सुना, जो भी मेल फीमेल है, ये शायद फीमेल जज ने दिया है, सुनी हो गया है यहाँ पे ना, आरोप सुना, तथा अभियुक्त गण, तथा अभियुक्त गण नहीं सिर्फ, तथा अभियुक्त ए को भारतीय दंड संहिता की धारा, अभियुक्त ए को भारतीय दंड संहिता की धारा, अभियुक्त ए को भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 323 नहीं सॉरी कौन सी थी अपने उसमें को क्या था, 279 और 302, हाँ गलत हो गया, 279 और 302। और तुम लोग भी 300 लिखा होगा तो 302 कर लेना, ठीक है ना, मेरे नोट्स में पूरे में वही चल रहा है, ठीक है ना। 279 और 302 के अंतर्गत अपराधों का आरोप विरचित किया, कोमा जाकर सुनाया, विरचित किया, कोमा जाकर सुनाया, वह समझाया गया, कोमा आरोप सुन, समझाया गया, कोमा आरोप सुन, वह समझ, आरोप सुन वह समझ, अभियुक्त ने आरोप सुन वह समझ, अभियुक्त ने आरोप से इनकार कर अन्वीक्षा चाही, अन्वीक्षा चाही, अन्वीक्षा मतलब इन्वेस्टिगेशन, अनवेंशन तुम लोग कहते थे, लेकिन अन्वीक्षा चाही मतलब थर्ड जो पैराग्राफ है ना सर, देखिए राजस्थान में फॉर्मेट में पैराग्राफ चलते हैं और कोर्ट वाले भी सिर्फ आपके पैराग्राफ के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि हाँ समझ में आई बात। आपका थर्ड पैराग्राफ जो होगा वही चार्ज का काम करता है, और तुमने अगर अलग से चार्ज फ्रेम भी किया है तो भी तुमको ये लिखना जरूरी है, ठीक है ना। तो तुम समझो, अब तुम समझ जाओगे तो अच्छी बात है नहीं समझोगे तो फिर साल लगता है पूरा दोबारा समझने में साल 2 साल पे तो कितना भी लगता है समझ जाओगे तो अच्छी बात है। पैराग्राफ नंबर 4, कोर्ट में जाकर सुनाया उसके घर थोड़ी जाएंगे, कोर्ट में सुनाएंगे ना। देखिए जो सेट फॉर्मेट है वो चल रहा है, वो इससे बता दिया। चलिए फोर्थ पैराग्राफ जो होता है वो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी होती है, ठीक है ना सर। जो भी अभियोजन है उसके क्या तथ्य हैं वो सब इसकी स्टोरी होता है। पॉइंट नंबर 5 जो है राजस्थान में क्या हर तरफ यही होता है, 313 के बयान।
अब तुम कहोगे सर 313 में तो उसने कुछ एक शब्द भी नहीं बोला हुआ, यहाँ पे क्या फैक्ट लगाएं हम लोग, यहाँ पे क्या तथ्य बताएं? 313 कब होता है सर? जब भी प्रोसिक्यूशन एविडेंस हो जाते हैं और डिफेंस एविडेंस होने वाले होते हैं उसके जस्ट पहले। अब 313 में बोले क्या है? कुछ तो लिखा ही नहीं है केस में। एक लाइन लिख लो मेरी तरफ से, क्या लिखना है उसमें लिखिए। नहीं उसमें कुछ नहीं बताऊंगा, उसमें तो तुमको पता ही है ना, उसमें तो दिया ही हुआ है। लिखिए लिखिए, इसमें लिखिए सर 313 के बयान में क्या लिखना है। ही सेड दैट, या फिर अक्यूज सेड दैट, accused said that he has been falsely implicated, accused said that he has been falsely implicated, accused said that he has been falsely implicated। ठीक है, ये बात समझ में आई? he said that the falsely implicated। हिंदी में लिख लीजिए। आरोपी ने कहा कि मैं निर्दोष हूं, आरोपी ने कहा कि मैं निर्दोष हूं, वह मुझे झूठा फंसाया गया है, वह मुझे झूठा फंसाया गया है, वह मुझे झूठा फंसाया गया है, कि मैं निर्दोष हूं, वह मुझे झूठा फंसाया गया है। ठीक है ना सर? छठा पॉइंट हमेशा सर, ये पैराग्राफ को पैराग्राफ 2 याद करना है, ठीक है ना? छठा पॉइंट आएगा पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि एक ही पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन बनाएं और उसमें सारे एलिमेंट्स ले लें। 4 पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन मत बना देना जोश जोश में, या 3 पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन मत बना देना। अब पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है? पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन वो बात जिसके ऊपर आपको फैसला करना है। जैसे मान लीजिए मेरे को इस वाले पूरे इशू के ऊपर फैसला करना है, तो मैं कहूंगा कि क्या वो 9 मार्च के दिन, 9 मार्च 1992 के दिन क्या वो वहां गया था, क्या वो वहीं था, क्या वो मौजूद था, क्या साक्ष्य है क्या नहीं है। अगर मैं अलग अलग, क्या उसने तेज गाड़ी चलाई थी, अलग 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 में बनाऊंगा सर तो मेरे काम लंबा हो जाएगा। तुम ये बात याद रखना, एक बनाओ बस, पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन एक बनेगा। Whether the accused A has drove the bus rashful and negligent, and by such act he pushed SI राधा मोहन। ये सब आपको एक ही पूरे में लिख देना, ऐसा नहीं आप अलग अलग बना रहे हैं। जैसे अलग अलग बनाएंगे तो सर समय आपका जाएगा, क्योंकि इन सबके नंबर नहीं होते हैं, नंबर रीजनिंग के होते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? अरे जुडिशियल माइंड देखना उसको, तुम्हारा ये नहीं देखना कि तुम कितने इशू बना सकते हो। इशू बनाना है तो एडवोकेट बनो, जज बनना है तो इशू को सोल्व करो। ये चीज हमेशा ध्यान रखो, अननेसेसरी खुद को लपेटो मतो। तुमको अगर वो खींचने गया तो फिर तुम खींचते जाओगे, और एंड ऑफ द डे में क्या होगा सर, ये आपके लिए हेक्टिक होगा चीजों को समेट पाना। बात समझ में आ रही है? देखिए आंसर तो आप ही को पूरा करना है ना। मान लो मैंने रामायण लिखना स्टार्ट कर दिया, खत्म तो मेरे को करनी पड़ेगी। इसमें पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन आएगा। पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इसमें एक लाइन लिख लीजिए, ऐसे मत लिखिए बहुत बोरिंग सा हो जाएगा। एक लाइन लिखिए, in this matter in this matter in this matter for judgment in this matter for judgment point of determination as follows, point of determination as follows for the judgment, point of determination as follows। ठीक है ना सर? फॉलोइंग करके मत कर देना वरना बहुत सारे लिखने पड़ जाएंगे। पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन एज फॉलोज, हिंदी में लिखिए यहाँ पे। इस प्रकरण में निर्णय हेतु विचारणीय बिंदु यह है कि जैसे आपका यह है कि हो जाएगा ना सर, जैसे आपने यह है कि लिख दिया तो ऐसे कर दो बस, अभी पैराग्राफ चेंज करके। हेलो जी, क्लास है जी क्लास है, 3 बजे से क्लास है। तो ठीक है सर, ऐसे लिखना है इसको।
अभी एपीयू का बैच चल रहा है अपना 3 से 6, तो वो लगातार ही चलता है फिर उसमें उसमें मेरे 2 लेक्चर चल रहे हैं अभी, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए। इवनिंग वाला शेड्यूल जो होता है ना, मॉर्निंग में भी 1 लेक्चर होता है, अभी तुम्हारा फिर शाम को 2 लेक्चर। कल भी क्लास होगी, ठीक है ना सर? क्लास कल रखेंगे, कल अपन वो वाला सब्जेक्ट खत्म कर देंगे। आईपीसी बचा हुआ है ना अपना, आईपीसी में 10 से 15 डिफरेंसेस पूछे जाएंगे। कल मैं डिफरेंसेस बता देता हूँ सारे, ठीक है? तब मैं डिफरेंसेस बताता हूँ। आप लोग क्या कॉपी में करते हो ना सर, आप लोग कॉमन डिफरेंसेस लिखते हो। मान लीजिए कुछ हटके नहीं लिखते, कुछ स्पेसिफिक नहीं लिखते। थोड़ा सा रिसर्च कर लो, डिफरेंसेस आईपीसी में डिफरेंसेस ही आते हैं और कुछ नहीं आता। अगर आपको लग रहा है कि सर हमें मिल नहीं रहे, कुछ नहीं हो रहा है, बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है, तो गूगल कर लो यार, उस पर तुमको अच्छे अच्छे डिफरेंसेस मिल जाएंगे। लेकिन प्लीज डिफरेंसेस को तैयार करो। आईपीसी में, सीआरपीसी में डिफरेंस आएगा। क्रिमिनल का पेपर होगा ना सर, 2-4 नंबर तो 6-6 वाले 6 डिफरेंसेस ही पूछ लेते हैं। और डिफरेंसेस को पेरास में मत लिखिए, ठीक है? तुम लोग पेरा में लिखते हो ना, तो उससे क्या है, जगह भर जाती है। जगह भरना उद्देश्य नहीं है, नंबर लेना उद्देश्य है। सिंपल लाइन खींचो और डिफरेंसेस लिखना स्टार्ट करो। तो भाई तुम एग्जामिनर को आसान होना चाहिए ना समझना, तुम्हें आसान थोड़ी ना है, तुम्हें लिखना है बस। लेकिन अगर अच्छे डिफरेंसेस लिख रहे हो, और भले से तुम लोग इधर लिख रहे हो ऐसे लाइन खींच के बीच में, तो वो भी बहुत हेल्पफुल है। अननेसेसरी बर्डन मत दो खुद को। एग्जाम टफ नहीं है, एग्जाम आसान है, बस प्रैक्टिस करो। ये पेपर सब में अच्छे से मेहनत करोगे ना, जो बच्चे लगातार सारे टेस्ट दे रहे हैं, वो देख लेना एग्जाम में कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है सर, ये पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन हो जाएगा। और बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, सब्र तो करूँ। फिर 7वें पॉइंट से जितने भी हमने स्टार्टिंग में, याद है सेकंड रीडिंग पढ़ते टाइम वो करी थी? अरे सेकंड रीडिंग पढ़ते टाइम जितनी भी करी थी ना, वो सारे पॉइंट्स निकाल लेना। बात समझ में आ गई? ऐसे मत लिखना कि इसमें तो दिए हुए फैक्ट्स नहीं है, और इसमें तो फैक्ट्स ही नहीं दिए हुए डिफेंस के, ओडीएल पार्टम लग जाएगा, जस्टिस कैसे करें, ये सब मत करना, ठीक है? ठीक है ना? हाँ, जितने भी सुसंगत तथ्य हैं उनको एक बार देखिए। हाँ, एविडेंस के लिखने हैं। और उसमें उसमें आप चाहें तो शुरुआत ऐसे भी कर सकते हैं कि जजमेंट के लिए जो रिलेवेंट चीज है, वो आप 165 के प्रोवाइजो से भी स्टार्ट कर सकते हैं लिखने से पहले, कि फैक्ट रिलेवेंट होना चाहिए और ड्यूली प्रूव होना चाहिए। तो जो भी रिलेवेंट फैक्ट हैं और जो कोर्ट में ड्यूली प्रूव हो रहे हैं, तो करके इसमें ज्यादा टाइम मत खराब करना। ये जो पैराग्राफ है ना, इनमें 7-8 दो ही पैराग्राफ लिख देना बस, अच्छे 5-5 लाइन के बस। 2 पैराग्राफ खत्म करके 5 लाइन का मतलब ये नहीं कि कुछ बच्चे तो एक लाइन में सिर्फ 3 शब्द लिखते हैं, 4 शब्द लिखते हैं, वो वाला 5-6 लाइन नहीं, मतलब अच्छे से, मतलब पूरी लाइन 5-6 लाइन लिख देना, ज्यादा मत भरना, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि तुम सेक्शन ही लिखने लग गए, सेक्शन 8 क्या है, सेक्शन 9 क्या है। अरे सर ऐसा मत करना, समय मत बिगाड़ना इन चीजों के पीछे, इनसे नंबर इतना नहीं है। राजस्थान में आपका जुडिशियल माइंड देखते हैं और कुछ नहीं देखते, ठीक है सर? ये हो जाएगा। उसके बाद में 2 फॉर्मेट चलते हैं राजस्थान में, एक चलता है अक्विटल का, एक चलता है कन्विक्शन का, और वो सब तरफ ही चलते हैं वो 2 फॉर्मेट। 2 फॉर्मेट है, एक दोष सिद्धि का, एक दोष मुक्ति का, ठीक है? वो फॉर्मेट मैं आपको शाम को सेंड करूंगा। आज की क्लास इतनी है, ठीक है? डेट्स ऑल फॉर टुडे। निन जो लास्ट में जो होता है ना, उसके उसके दो फॉर्मेट हैं। अब वो मैं तो आपको सेंड कर दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें कुछ समझाने लायक कुछ नहीं है, वो सीधा मैं टाइप करूंगा और सेंड कर दूंगा, मैं किसी टाइप करवा के करवा दूंगा। उसमें अब ये जजमेंट लिख के दिखाएंगे अब इस वाले फॉर्मेट पे, ठीक है ना? और ये फॉर्मेट आसान है नहीं है बताइए? समय इसमें समय खराब नहीं होता इस फॉर्मेट में, और तुम्हारे पॉइंट टू पॉइंट चेक भी होते जाते हैं। ज्यादा कुछ स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बस अब क्या बचा इसमें, 2 फॉर्मेट लिखवा दूंगा नीचे कि अक्विटल होगा तो क्या, कौन सा फॉर्मेट लगाना है, कन्विक्शन होगा तो क्या फॉर्मेट लगाना है। और एक क्लास लेके सिविल का भी बता दूंगा, ठीक है ना? सिविल भी इक्वली लाइन पे चलता है पूरा, ठीक है? देखिए बहुत बड़े पेपर होते हैं ना, जहाँ पे जजमेंट सिविल बहुत बहुत मार्क्स के पूछ रहे हैं, वहां पे बहुत बड़े बड़े फैक्ट्स होते हैं, जहाँ फैक्ट्स कम दिए जाते हैं। राजस्थान में कभी भी बहुत ज्यादा फैक्ट्स नहीं देते, 10 नंबर के अकॉर्डिंग ही फैक्ट्स देते हैं। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए प्लीज। जी।
रीजनिंग के नंबर मिलेंगे आपको, लेकिन ज्यादा उसको स्ट्रेच मत करना। तुम बच्चे क्या करता है ना कि रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में पूरे पेपर को बहुत लेंथ तक खींचता है, और समय इतना होता नहीं है सर। बच्चा यहाँ पे उसकी नैया डूबती है, यहाँ ऊपर तक तो सब बढ़िया करता है वो, उसको लगता है और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करूं, और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करूं। अरे रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुम हमेशा जो चीज पूछी है उसके पिवोटल पॉइंट के ऊपर जाओ। अब आप लिख रहे हो चार्ज फ्रेमिंग में कि देयर इज नो प्रोबेबिलिटी दैट ही वुड सेव। अब तुमने अगर ऐसा लिखा है चार्ज फ्रेमिंग में, या तुम अगर सेक्शन 300 के एलिमेंट्स में उसको गोज कर रहे हो, तुम उसका मूल्यांकन कर रहे हो कि सेक्शन 300 में आप इसको लायबल करेंगे, तो फिर जो फैक्ट्स दिए हुए हैं उस फैक्ट से क्या पता लग रहा है, उसकी इंटेंशन पता लग रही है। आपने सिर्फ सेक्शन 14 लिखने से मार्क्स नहीं मिल जाएंगे, सेक्शन 14 को फैक्ट्स के ऊपर अप्लाई करो कि कैसे उसको पता था कि यहां से, अगर उसने बोला है ना उसको कि या तो उतर जाओ वरना फिर मौत हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, अगर आप उसको पढ़ेंगे फैक्ट्स को। तो आपको ये बात समझ में उस फैक्ट्स को आप कितने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, मार्क्स उस चीज के हैं। लेकिन बच्चा कभी कभी क्या करता है, ये दो लास्ट के पॉइंट्स में पूरा अपना दिमाग पूरा एकाग्र हो जाता है। देखिए समय बहुत ज्यादा लेके जाता है ये लास्ट वाला पार्ट। देखिए जजमेंट को कुछ अगर आपको टाइम देना है तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके देने नहीं देने से नहीं होता है। आप अभी कितनी प्रैक्टिस करके जाते हैं, आप जितनी चीज प्रैक्टिस करके जाएंगे वहां पे उतना ही कम समय देंगे। कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं है कि कितना टाइम देना है। देखिए हर एक नंबर के लिए 1 मिनट होता है आरजेएस के एग्जाम में। आरजेएस में सर 1 मार्क्स के लिए आपको कितने शब्द लिखने हैं? इसमें इजेमार वोजवर, हिंदी मीडियम में तो काकी की सेमे पर, उसको काउंट मत करना। एक नंबर के लिए 1 मिनट होता है। मतलब तुम्हारी अगर स्पीड अच्छी है और तुम 1 मिनट में 3 लाइन लिख देते हो, तब जाके तुम्हारे 15 वर्ड्स बने। तुम्हारी प्रैक्टिस के ऊपर है सब कुछ। और आप देखेंगे लास्ट में 20 मिनट बचेंगे, वो 20 मिनट के 10-10 मिनट दोनों जजमेंट राइटिंग में लगाते हैं अपन। मतलब अगर देखा जाए तो 20 मिनट आपको देने होते हैं एक जजमेंट को। अगर आपने रूल फॉलो किया है ना, तो आप 10 नंबर के जजमेंट को आराम से 20 मिनट दो और बहुत अच्छा लिखोगे आप इस 20 मिनट में। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, 20 मिनट होते ही नहीं है। 20 मिनट होते हैं क्या? 20 मिनट में 2 जजमेंट लिख देता है बच्चा तो लास्ट में। यही होता है ना, लास्ट में 15 मिनट बचे, दोनों जजमेंट लिख रहा है खटाखट। लेकिन ऐसा नहीं होता कभी भी। आप 1 नंबर के लिए 15 शब्द लिखिए और उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए कि आप 1 मिनट में 3 लाइन लिखे। और लिखे तभी जाएगा जब आपने उसको पढ़ा हुआ होगा और आपको एलिमेंट्स दिमाग में होंगे। क्या रीड करना है पेपर? एमसीक्यू है क्या? क्या रीड करना है? मेन से पूछे, अब आपसे बोले डॉक्टर ने इम्पॉसिबिलिटी क्या है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है, उसमें क्या रीड करना है? अरे बोर्ड के एग्जाम से मिलता था टाइम, बोर्ड में मिलता था ना टाइम, 5-10 मिनट बच्चों को पहले टाइम देते थे। लेकिन यहाँ नहीं मिलता है टाइम भाई। तुम्हारा काम ये सिर्फ आओ और लिखना स्टार्ट करो। 1 मिनट के लिए, मतलब 1 नंबर के लिए 1 मिनट। अगर आप ये टाइमिंग लेके चलेंगे एग्जाम के अंदर, तो तुम्हारे पास लास्ट में 20 मिनट बचेंगे और 10-10 मिनट तुम एक्स्ट्रा दोनों जजमेंट्स को दे सकते हो। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करो कि तुम 1 मिनट के अंदर तुम 15 शब्द लिख पा रहे हो, नहीं लिख पा रहे हो। लिख पा रहे हो, तुमको लगता हो 15 शब्द तो बहुत आसान है सर, लिख देंगे। लेकिन जब पेपर लिखते हैं ना, तब नहीं लिखा जाता 15 शब्द। उसको वो थोड़ी ना कंटेंट होता है, वो कंटेंट नहीं है। कंटेंट वो है जो बैरेट में लिखा हुआ है, जो बैरेट में जो वर्डिंग्स लिखी हुई है वो 15 शब्द, या कोई प्रिंसिपल हेल्ड किया है वो 15 शब्द। तुमको हमेशा ये लगता रहेगा हाउ टू राइट अप्रेजल ऑफ एविडेंस, प्लीज गिव एग्जांपल। मैं आपको जजमेंट लिख के भेज दूंगा मैम, मैं इसका पूरा पूरा जजमेंट लिख के भेज दूंगा। डोंट वरी अबाउट अप्रेजल ऑफ एविडेंस। यहाँ पे देखिए अप्रेजल ऑफ उसका नहीं होता है, फैक्ट्स तो यहाँ पे इतने हैं नहीं, आपको सीधा एविडेंस का अप्रेजल करना है, तो मैं उसके लिए लिख के भेज दूंगा। ठीक है, पहले आप लोग लिख के भेजे, लेकिन मैं आपको आज अक्विटल और कन्विक्शन का दूंगा। मैं चाहता हूँ आप लोग लिखें एक बार, मैं इसे तो पूरी सारी चीजें भेज दूंगा आपको, फिर आप सीखेंगे कैसे? आप सीखेंगे कैसे? देखिए मैं तो हर चीज भेज दूंगा, लेकिन एक बार आप लिखें फिर मैं भेज दूंगा। मैं चाहता हूँ एक बार आप लिखें। मैं अभी आपको
शाम को 6 बजे वाला लेक्चर है, मैं आपको इवनिंग तक अक्विटल और कन्विक्शन का फॉर्मेट भेज दूंगा, तो यहाँ तक तो काम करना पूरा, लास्ट में अक्विटल कन्विक्शन को जोड़ देना। प्रीवियस ईयर में कॉपी भी शो कर दीजिए। हाँ मैं पीडीएफ बनाता हूँ यार, वो कॉपीज बहुत सारी हैं। प्रॉब्लम क्या है ना कि वो कॉपीज हैं 40, 80 और 20, 160, 170 पेजेस हैं। कितने पेजेस हैं? 170 पेजेस है एक कॉपी में। हमें वही दिक्कत है, इसलिए हाँ एक बात और देखिए, एसआरई की जो क्लास थी ना लास्ट में 10 मिनट में वो वॉइस नहीं है शायद, ऐसा है ना? हाँ जिसने एसआरई क्लास 10 मिनट में शायद वॉइस नहीं है। तुम लोग तो लाइव थे, 10 मिनट की आवाज चली गई, एंटी सूट इंजेक्शन में पढ़ा रहा था आपको, है ना? 41A 41B, उसको मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है ना? और एसआरई के जो आए हुए सवाल है वो भी डिस्कस कर लूंगा लास्ट दिन, ठीक है ना? कोई इशू नहीं है। मुझे नेहा मैम बोल रही थी कि ये मैम एंजेलिन को दिक्कत थी, तो मैंने कहा चलो मैं बात कर लूंगा यार, थोड़ा क्लासेस में टाइम नहीं मिला। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए प्लीज। पढ़ाई कीजिए बहुत सारी, और भगवान आपके हार्डवर्क को देखे और आपको कुछ अच्छा परिणाम दे, और दिवाली आपकी अच्छी जाए। क्योंकि देखिए राजस्थान में ज्यादा टाइम नहीं लगता रिजल्ट आने में, मैं आपको भी बोल रहा हूँ। 1 महीने में तुम्हारी कॉपी चेक हो जाएगी सारी, और 1.5 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। उसके नेक्स्ट 15 डेज बाद, मतलब तुम मेंस लिख रहे हो ना 1 सितंबर को, नवंबर में तुम्हारे इंटरव्यू है, नवंबर फर्स्ट वीक में, अभी बोल रहा हूँ मैं तुम्हें, तो नवंबर या अक्टूबर लास्ट वीक या नवंबर फर्स्ट वीक। दिवाली शायद 1 नवंबर की ना, तो दिवाली के टाइम या तो तुम इंटरव्यू देने की तैयारी में लगे रहोगे, इंटरव्यू हो चुका होगा आपका, तो मतलब 15 नवंबर तक पता लग जाएगा मित्रों कि क्या हुआ है आप लोगों के साथ, क्या है आपका भाग्य। तो मतलब 15 नवंबर तक। क्रिसमस कैसा रहेगा? अब तो दिवाली तो शायद मेरे को लगता है कि दिवाली तो में तो प्रोसीडिंग रहेंगी, लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं होता है। और राजस्थान में एक और बात सुन लीजिए, जो बच्चे बाहर के हैं वो भी, जिस दिन इंटरव्यू खत्म होते हैं उसी के दिन रात को रिजल्ट आ जाता है, 12, 1, 2, 3 बजे। जैसे मान लीजिए लास्ट इंटरव्यू 7 तारीख का है, तो 7 मान लीजिए 7 नवंबर का आपका लास्ट इंटरव्यू है, तो 7 नवंबर की रात में आपका रिजल्ट आ जाएगा, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। और लास्ट टाइम रिजल्ट आया था शायद 2:30-3 बजे आया था रिजल्ट। तो ऐसे ही रिजल्ट आते हैं, तो आप लोग प्लीज मेहनत कीजिए। बाकी कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं, आई डोंट नो उनका इंजन कब स्टार्ट होगा। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।